देश की राजनीति संविधान के साथ कैसे खिलवाड़ कर रही है, इसका अंदाजा हमें आपको शायद नहीं है, क्योंकि संविधान संशोधन के जरिए धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद को जोड़ने के पीछे जिस मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति की मंशा थी, वो आज मुस्लिम आरक्षण और अल्पसंख्यक बजट तक आ पहुंची है। ये जो बात कह रहा हूं ना दोस्तों, ये तेलंगाना चुनाव और बाकी राज्यों के चुनाव के संदर्भ में कह रहा हूं। देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों को बताने वाली कांग्रेस अब कहने लगी है कि जिसकी जितनी आबादी उसको उतना हक। कांग्रेस ने जो काम संविधान के बंटवारे से शुरू किया था, आज वो संसाधनों के जरिए बंटवारे तक पहुंच गया है। कांग्रेस ने तो दोस्तों देश का पहले ही बंटवारा कर दिया था ना। अब भारत का वोट बैंकों के लिए बंटवारा कर रही है। आज एक बड़ी कहानी डिकोड करने वाला हूं, जिससे आपको पता चलेगा कि जो चुनाव चल रहे हैं ना, अब तो खैर राजस्थान और तेलंगाना में जो कुछ चल रहा है, आप देखकर हैरान हो जाएंगे। बड़ी बेशर्मी के साथ वोट बैंक के लिए जो लड़ाई चल रही है ना, आज आपको वही दिखा रहा हूं। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। आज इस वीडियो में मैं आपको तेलंगाना में होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और के चंद्रशेखर राव की पार्टी भारतीय राष्ट्रीय समिति के बीच मुसलमानों को लेकर जो जंग छिड़ी है, उस पर चर्चा करूंगा। दोनों ही पार्टियां मुसलमानों के 12 से 13% वोट के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। माना जाता है दोस्तों, और ये मतलब मैं देख रहा था कि मुसलमानों के इन वोटों से राज्य की 40 विधानसभा सीटों पर असर पड़ता है। और ये लोग तो खुलकर वो खेल खेल रहे हैं कि आप देखकर हैरान रह जाएंगे, क्योंकि मैंने एक डेटा ये भी देखा कि तेलंगाना विधानसभा की 119 सीटों के लिए जो चुनाव हो रहे हैं ना, इन सभी सीटों पर कांग्रेस, बीआरएस और भाजपा ने अपने सहयोगी दल जनसेना पार्टी के साथ मिलकर उम्मीदवारों को खड़ा किया है। यानी ये मुकाबला तीन तरफा है। वैसे तो अगर थोड़ा पहले के माहौल में जाएं दोस्तों, तो तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी बहुत ही मजबूत स्थिति में थी, लेकिन वहां पर दो काम ऐसे हो गए जिसकी वजह से, एक तो जो भाजपा का अध्यक्ष थे बांदी कुमार, उनको हटाने से तेलंगाना में असर पड़ा। जो एग्रेसिव पॉलिटिक्स थी ना, वो कमजोर हुई। और दूसरी तरफ कर्नाटक में हार के बाद थोड़ी परिस्थितियां बदली, कांग्रेस हावी होने लगी। लेकिन आपको मैं भाजपा जो भी स्थिति में अब लेकिन देख रहे हैं कि जो एकदम खत्म हो रही थी, वो फिर से उभर रही है। और जो 119 सीट है, उसमें से करीब 40 सीटों पर, बड़े ध्यान से सुनिए, 40 सीटों पर भाजपा के कारण बीआरएस और कांग्रेस को कड़ी टक्कर मिल रही है। और बाकी बची 79 सीटों में से 40 सीटों पर मुसलमानों का प्रभाव है, जिसके लिए और इन्हीं के लिए बल्कि कहें, कांग्रेस और बीआरएस में सीधी टक्कर है। यही वो 40 सीटें हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने दोनों ही पार्टियों, कांग्रेस और बीआरएस के मुस्लिम तुष्टीकरण के खेल का राज्य में पर्दाफाश करना शुरू कर दिया है। आपको सारे आंकड़े भी दिखा रहा हूं मैं। गृह मंत्री अमित शाह ने तेलंगाना की एक रैली में मुसलमानों को राज्य में दिए जा रहे 4% आरक्षण को खत्म करने की घोषणा करते हुए कहा कि धर्म के आधार पर आरक्षण देना संविधान के खिलाफ है। लेकिन राज्य में धार्मिक आधार पर आरक्षण देने का काम कांग्रेस की राजशेखर रेड्डी की सरकार ने जुलाई 2004 में किया था। उस समय तेलंगाना और आंध्र प्रदेश एक साथ थे। आप देखते जाइए कौन कौन क्या क्या करता है। कांग्रेस 2004 के विधानसभा चुनाव में मुसलमानों को आरक्षण देने का वादा करके सत्ता में आई थी।
आज ओबीसी की बात होती है ना तो दलितों को भड़का देते हैं, दलितों की बात आती है तो ओबीसी को भड़का देते हैं। मुसलमानों को आरक्षण देने की बात हुई थी जो संविधान में कहीं नहीं है धार्मिक आधार पर, और सरकार बनने के 56 दिनों के अंदर ही आरक्षण को पिछड़ेपन के आधार पर लागू कर दिया गया। और इस तरह से दोस्तों कांग्रेस ने जिस संविधान में धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद को आपातकाल में तुष्टीकरण के लिए जोड़ा था, जी हां तुष्टीकरण के लिए जोड़ा गया था, उसी कांग्रेस ने धर्म के आधार पर आंध्र प्रदेश में आरक्षण लागू कर दिया। और इस आरक्षण को यही बात रुकी नहीं, इसको और अधिक बढ़ाकर 12% तक करने का वादा किया। किसने? केसीआर की पार्टी टीआरएस ने। और कब किया? 2014 के लोकसभा चुनाव में। सोचिए, मुसलमानों को 12% आरक्षण का वादा। संविधान छिन्न भिन्न नहीं होता, संविधान की यहां मर्यादा नहीं टूटती है भाई, वहां तो जाति के आधार पर दिया गया था ना। लेकिन हो क्या रहा है, और देखिए सत्ता में आने के बाद टीआरएस ने न सिर्फ 4% का आरक्षण जारी रखा जो कांग्रेस ने शुरू किया था, बल्कि मुसलमानों के लिए तेलंगाना के खजाने को खोल दिया। सरकारी इफ्तार दावतों से लेकर मुस्लिम लड़कियों के निकाह के लिए सरकार की तरफ से धन देने की, पैसे देने की योजनाएं शुरू कर दी गई। और कुछ महीने पहले ही जो पिछड़ों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता है ना, उसके दरवाजे भी मुस्लिमों के लिए खोल दिए गए। ये तेलंगाना की कहानी है। लेकिन राज्य के मुसलमानों की शिकायत है कि केसीआर की पार्टी ने राज्य में मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया है। देख रहे हैं कहानी। और अब तेलंगाना के मुसलमानों ने चुनाव से पहले अपनी 10 मांगे रखी हैं, और इन 10 मांगों को बनाने का काम तेलंगाना मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस की ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने किया है। इसमें कौन कौन सी मांगे आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। मुसलमानों के विकास के लिए 10,000 करोड़ रुपए का बजट दिया जाए। कभी हो सकता है कि हिंदुओं के विकास के लिए हो, ऐसा हुआ है, लेकिन मुसलमानों के विकास के लिए मांग कर रहे हैं। राज्य में सीएए एनआरसी को लागू न किया जाए। क्या फर्क पड़ता है इनको सीएए एनआरसी? क्या इनकी वो जा रही है, मतलब नागरिकता जा रही है? लेकिन देखिए मांग, मुसलमानों को 10-12% का आरक्षण दिया जाए, यह मांग की है। मुसलमानों को जनसंख्या के आधार पर 2 BHK का घर दिया जाए, और 10 लाख रुपए की मुस्लिम युवाओं को मदद दी जाए। इस तरह से कुछ और भी मांगे हैं दोस्तों, कई सारी मांगे हैं। अब ये तो मांग ही सकते हैं ना, कुछ भी मांग सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस ने ही तो कहा था ना कि मुसलमानों का पहला हक है संसाधनों पर, देश के संसाधनों पर। और मुसलमानों की इन मांगों को पूरा करने के लिए सबसे पहले कांग्रेस आगे आई। उसने इनकी मांगों के लिए इस बार चुनाव से पहले, बड़े ध्यान से सुनिए, माइनॉरिटी डिक्लेरेशन निकाला है। सोचिए, माइनॉरिटी डिक्लेरेशन। और इस माइनॉरिटी डिक्लेरेशन में तेलंगाना मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस की मांगों को मानने का काम कांग्रेस ने किया है, और उसने मुसलमानों के विकास के लिए 4,000 करोड़ रुपए का अलग से बजट देने का भी वादा किया है। इनको उन्हीं का वोट चाहिए, बाकी तो बंटवारा कर लेंगे ना। कांग्रेस के इस माइनॉरिटी डिक्लेरेशन पर कांग्रेस के नेता सलमान खुर्शीद ने कहा, वी वांट जस्टिस फॉर ऑल। और हां, वी वांट जस्टिस फॉर ऑल। किसके लिए जस्टिस? और इसीलिए अब आपको मैं समझा रहा हूं, राज्य में जातिगत जनगणना करवाने का भी वादा कर रहे हैं। असली खेल कहीं और है। कहा जरूर जा रहा है कि आप जातिगत जनगणना कराएंगे, लेकिन उस करने से हासिल क्या होगा वो आपको बता रहा हूं। बिहार के बाद कांग्रेस देश के हर राज्य में जातिगत सर्वेक्षण या गणना कराने का वादा कर रही है। इस वादे के पीछे उसकी मंशा यही है कि पिछड़ी जातियों के साथ मुसलमानों को भी ओबीसी के आरक्षण का लाभ दिया जाए, या जहां आरक्षण है उसके प्रतिशत को बढ़ा दिया जाए। ओबीसी के साथ मुसलमानों को आरक्षण देने का काम तमिलनाडु में 2007 में डीएमके की सरकार ने किया, जब पिछड़ी जातियों के आरक्षण के कोटे में मुसलमानों को भी शामिल कर लिया गया। जी हां, ये जो बार बार चीख रहे हैं ना, उसका एक जो मकसद है वो तो यही है ना,
मुसलमानों को पिछड़ों के आरक्षण के कोटे में आरक्षण देने का काम कर्नाटक में भी हुआ। आप देखिए ना, 1994 की कहानी बता रहा हूं। एच.डी. गौड़ा की सरकार ने 4% आरक्षण का प्रावधान एक जातीय सर्वेक्षण के बाद कर दिया। ये जातिगत सर्वेक्षण का हल क्या निकलता है, और इसे इसी साल भाजपा की सरकार ने रद्द कर दिया था। लेकिन कांग्रेस ने कर्नाटक में फिर से इसे लागू करने का वादा कर दिया। उसका मकसद तो वही है, और पिछड़ी जातियों के आरक्षण के कोटे के साथ मुसलमानों को आरक्षण देने की चाल इंडी अलायंस की है। पश्चिम बंगाल में दोस्तों 2010 में वामपंथी दल की बुद्धदेव भट्टाचार्य की सरकार, जानते हैं कितना प्रतिशत? 10% के आरक्षण को लागू कर दिया। जी हां, 10%। और पश्चिम बंगाल में पिछड़ी जातियों के कोटे में मुसलमानों को आरक्षण देने के लिए, चाहे वामपंथी सरकार हो या फिर ममता बनर्जी की सरकार, सभी सरकारों ने पिछड़ी जातियों में मुसलमानों की जातियों की संख्या को लगातार बढ़ाया ही है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 179 जातियों की लिस्ट में मुस्लिम जातियों की संख्या 118 है। 179 पूरी जाति, और उसमें मुस्लिम जातियों की संख्या 118 है। लेकिन सब चल रहा है, कोई बोलने वाला नहीं। इनको बांटो, उनको जोड़ लो। और इस लिस्ट में हिंदू जातियों की संख्या, यह भी सुन लीजिए, 55 में से घटकर 6 तक पहुंच गई है। उनकी बढ़कर यहां हो गई जहां जातिवाद है, जिसके बारे में ये हल्ला कर रहे हैं, और दूसरी तरफ बढ़ा दिया। इसी तरह दोस्तों, मुसलमानों को पिछड़ी जातियों के कोटे में आरक्षण देने के लिए बिहार में जातिगत सर्वेक्षण कराया गया है, और इस जातिगत सर्वेक्षण में पिछड़े मुसलमानों की संख्या 10% तक पहुंच गई है। जी हां, 10% तक। और बिहार में तो 75% के आरक्षण को भी लागू करने की कवायद चल रही है। यानी हर जातिगत सर्वेक्षण का मकसद मुसलमानों को आरक्षण देने का रास्ता साफ करना है, यही देना है। तो कुल मिलाकर साथियों, इंडी अलायंस की पार्टियां मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए, संविधान में बदलावों से लेकर आरक्षण के लिए कानून में बदलाव पर एक सोची समझी रणनीति के तहत आगे बढ़ रही है। ये बदलाव न सिर्फ देश के बहुसंख्यक आबादी के साथ साथ अन्याय है, बल्कि उसको अपने ही देश में पराया बनाने की साजिश है। और इसके पीछे सिर्फ सत्ता के लिए वोट बैंक का लालच है। ये वही लालच है जिसने इस देश को करीब 1000 साल तक मुगलों का, उसके बाद अंग्रेजों का गुलाम बनाए रखा। इंडी अलायंस की पार्टियां भारत के भविष्य और उसकी सनातन संस्कृति के प्रति अपने उत्तरदायित्व को पूरी तरह से भूल चुकी है। और ये जो खेल है ना दोस्तों, ये नैरेटिव के आधार पर होता है। समझना मुश्किल है, देखते हैं तो कुछ और दिखाई पड़ता है, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ और होता है। किसी लगता है कि इनको मजबूत बनाना है, लेकिन अंदर ही अंदर उन्हीं की जड़ों को काटकर किसी और को दे दिया जाता है। ये लड़ाई बड़ी खतरनाक है, नहीं समझे तो नुकसान होगा। और इसीलिए हम लोगों की कोशिश है कि इन रिसर्च के साथ आप लोगों को जागृत करें, वो चीजें जो दिख नहीं रही हैं वो दिखाने की कोशिश करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है साथियों कि आप मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।